नमस्कार। आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी और इसके महत्व क्या हैं, इनके सारे पहलुओं को हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, भारत हमेशा से, जैसे भारत को विश्व गुरु की जब बात की जाती है कि भारत विश्व गुरु रहा, तो भारत विश्व गुरु कैसे रहा? भारत में अनेक शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जहाँ पे देश के ही नहीं विदेशों से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, कांची विश्वविद्यालय। तो इन्हीं विश्वविद्यालयों में से एक है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यह वर्तमान में जो इसका खंडहर है वह कहाँ है और ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, इसके बारे में देख रहे हैं हम कि नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए, पटना से 50 मील दक्षिण एक गांव है बड़गांव, यहीं पर यह विश्वविद्यालय, जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, वह स्थित था। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। ठीक, तो एक एक करके इसके सारे पॉइंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पटना में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। दूसरा पॉइंट है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, हम लोग सारिपुत्र प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए, सारिपुत्र का जो जन्म स्थान था वो यहीं पर था। यानी सारिपुत्र प्रकरण से भी पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि उसका जन्म स्थान कहाँ पे था, तो यहीं बड़गांव में था। ठीक, यह सारिपुत्र का जन्म स्थान होने के कारण भी यह स्थान क्या है, हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। अब दूसरी बात आ रही है कि मैंने पहले ही बताया कि देखिए, इसकी स्थापना किसने करवाई, तो इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। नालंदा में उन्होंने एक विहार बनवाया था और यही विहार जो है आगे चल करके एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हुआ। अब दूसरी बात आती है कि इसको अनेक संपन्न व्यक्तियों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका खर्च कैसे चले, यहाँ के जो छात्र हैं उनके पढ़ने के लिए कैसे व्यवस्था हो, तो इसके खर्च के लिए जो शासक वर्ग था या जो संपन्न वर्ग था, ये लोग दान दिया करते थे और इन्हीं दान के माध्यम से इस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था, जिसमें एक व्यक्ति है श्री विजय का शासक बलदेव पुत्र। इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। अब देखिए, कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, इतना विशाल विश्वविद्यालय था कि ह्वेनसांग कहता है कि इसमें जो हैं लगभग 300 कमरे थे, छोटे बड़े कमरे थे, जिसमें कि छात्रों को पढ़ाया जाता था। दूसरी बात है कि इसमें व्याख्यान कक्ष थे, 8 व्याख्यान कक्ष थे इसमें, ये खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं, 8 व्याख्यान कक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था विद्यार्थी, वह यहाँ उसको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। यानी विद्यार्थियों को घर पे नहीं जाना होता था, जिसका इस विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाता था, नामांकन हो जाता था, वह वहीं पर रह करके ही पढ़ाई करता था। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था थी और ये हॉस्टल जो हैं क्या हैं, 1 मंजिले हैं, 2 मंजिले हैं और ये इस तरह के 13 से 15 विहार बनाए गए हैं जिसमें कि छात्र रहा करते थे। अगला प्रश्न, इसमें जो छात्र प्रवेश के लिए आते थे, इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि बिना प्रतियोगी परीक्षा का इसमें प्रवेश किसी का नहीं होता था और इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए थे। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी कि जब 100 बच्चे, यानी 100 छात्र, 100 छात्र जब इसमें अपीयर होते थे, तो उसमें से मुश्किल से 10 छात्र ही
पास हो पाते थे। यानी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उच्च कोटि की थी। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कैसा विश्वविद्यालय था। देश विदेश से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा इतनी टफ है कि लोगों का एडमिशन भी यहाँ पे जल्दी आसानी से नहीं हो पाता था। दूसरी बात कह रहा है कि जब ह्वेनसांग आता है भारत में, हर्ष के समय में जब ह्वेनसांग आया तो उसने कहा कि हर्ष जो है इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, इसको खर्च को वहन करने के लिए 100 गांवों का दान दिया था। कितने गांवों का? 100 गांवों का दान प्रदान किया था। लेकिन वहीं जब ह्वेनसांग के बाद एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग आता है तो यह कहता है कि इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों का दान प्राप्त था। यानी महंगाई के अनुसार इसके खर्च बढ़ गए होंगे, परिणाम स्वरूप जो भू राजस्व है, गांवों का भू राजस्व, तो 100 से बढ़ा करके 200 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें कि विद्यार्थियों को यहाँ पे, मैं पहले ही बताया कि विद्यार्थियों को यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी जाती थी, आवास की व्यवस्था थी, वस्त्र की भी व्यवस्था थी। यहाँ तक कि मैंने कहा कि देखिए इसमें प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो इस प्रतियोगी परीक्षा का प्रबंध करता कौन था? जो व्यक्ति करता था उसे हम कहते हैं गृहारथेवर। गृहारथेवर नाम का प्रशासनिक अधिकारी था जो कि उस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता था। उसी के सामने आपको साक्षात्कार देना पड़ता था, तब जाकर के छात्रों का इसमें एडमिशन हो पाता था। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए कहा गया है कि 775 ईस्वी में एक चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार छात्रों की संख्या इसमें कितनी थी? लगभग 3000 थी। 3000 के आसपास इसमें छात्रों की संख्या कौन बताता है? इत्सिंग बताता है। लेकिन एक दूसरा यात्री जब इसके बाद आता है हीली, तो ये कहता है, ये 7वीं शताब्दी में आता है, यह कहता है कि इसमें छात्रों की संख्या बढ़ करके 10,000 हो गई थी। छात्रों की संख्या बढ़कर के 10,000 हो गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पुस्तकालय को लेकर के। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में एक बड़ा ही विशाल पुस्तकालय था जिसे हम धर्मगंज के नाम से जानते हैं। ठीक, यह 3 भागों में विभक्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय धर्मगंज था वह 3 भागों में विभक्त था। एक भाग को कहते थे रत्न सागर, दूसरे को रत्नोदधि और तीसरे को कहते हैं रत्न रंजक। ठीक, तो एक बार इसे और देख लीजिए। जो इसका विश्वविद्यालय था, पुस्तकालय था, उसे हम धर्मगंज कहते हैं। पहला था 3 भागों में यह बटा हुआ था, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। इसमें महायान साहित्य से, बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान हैं उसमें महायान साहित्य से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे। इसीलिए इस पुस्तकालय को महायानियों का सागर कहा जाता है। महायान धर्म का यह सागर था। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त, यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अतिरिक्त यहाँ हीनयान शाखा से संबंधित भी शिक्षाएं दी जाती थी। दूसरी बात है कि यहाँ वेद और वेदांत की भी शिक्षा होती थी, यानी वैदिक धर्म की भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे दर्शन, शब्द विद्या, चिकित्सा, विज्ञान आदि के ग्रंथ उपलब्ध थे इस पुस्तकालय में। ठीक, अगला प्रश्न है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के अतिरिक्त किन किन देशों के छात्र आते थे? तो देखिए भारत के कोने कोने से तो छात्र इसमें आते ही थे। इसके अतिरिक्त चीन, तिब्बत एवं कोरिया के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अगला प्रश्न है कि इसमें प्रवेश कैसे होता था? तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्रवेश जो होता था प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होता था। द्वार पंडित जो हैं इसके
परीक्षा का आयोजन करते थे और 100 में से 10 विद्यार्थी ही इसमें सफल होते थे। अगला प्रश्न है कि देखिए, धर्मपाल जो शीलभद्र का पूर्ववर्ती था, धर्मपाल जो शीलभद्र का पूर्ववर्ती था, वह मुख्य भिक्षु रहा। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्य भिक्षु रहा। और ह्वेनसांग का गुरु शीलभट्ट था, जो आसाम का परवर्ती ब्राह्मण था। यानी ह्वेनसांग की जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शीलभट्ट, और ये आसाम का परवर्ती ब्राह्मण रहा है। ह्वेनसांग आकर के इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ली। ह्वेनसांग ने 1.5 साल इसमें शिक्षा ग्रहण किया। साथ में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही इसमें शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। यहाँ से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को उठाया और ले गया, ले जा कर के चीन में इसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। नालंदा के अन्य आचार्यों में चंद्रपाल, गुणमती, प्रभामित्र, जिनमित्र के नाम महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से लोग हैं? चंद्रपाल, गुणमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, अन्य आचार्य जो हैं इसके महत्वपूर्ण हैं। अगला नाम आता है, ये महत्वपूर्ण नाम है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहीं के एक विद्वान हैं शांति रक्षित। शांति रक्षित को तिब्बत का एक शासक होता है खोखो डेनमार्ग। खोखो डेनमार्ग जो है अपने यहाँ 744 ईस्वी में इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित करता है, और शांति रक्षित जो हैं तिब्बत जाते हैं उसके बुलाने पर, और वहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षाएं देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो यही है शांति रक्षित। तो इससे जितने प्रश्न थे ये हो गए। अब देखिए इससे अगला प्रश्न क्या बनता है कि 11वीं शताब्दी में, अब देखिए पाल जो शासक हैं, पाल शासक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक जब बंगाल में आते हैं तो उन्होंने नालंदा के साथ साथ कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की भी स्थापना कर दी, जैसे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने कर दी, जिसके कारण नालंदा पर अब ध्यान थोड़ा सा कम देने लगे और इसका वैभव थोड़ा कम होने लगा। तभी क्या होता है कि 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो है इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके इसके पुस्तकालय में, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में यह आग लगा देता है, इसके बिल्डिंगों को क्षति पहुंचाता है, और इस प्रकार से यह पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। कहा यह गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी तो इसमें इतनी पुस्तकें थी कि यह सालों साल तक जलती रहीं, और इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पूरे विश्व में अपने वैभव के लिए जाना जाता था, उसका अंत कर दिया बख्तियार खिलजी ने। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इसके प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए वहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसके प्रथम कुलपति अमर्त्य सेन को बनाया गया, और इस विश्वविद्यालय पर लगातार काम हो रहा है, और पुनः इस पे प्रयास ये किया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय की जो प्राचीन ख्याति थी इसकी पुनः उसी ख्याति को वापस लौटाया जाए। तो मुझे विश्वास है कि नालंदा विश्वविद्यालय से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वह लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व करा दिए गए। यदि इस पर और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया या आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो हम इसी तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों पर भी बनाऊंगा। धन्यवाद। यदि ये हमारा
वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें आगे इस तरह के अन्य वीडियो बनाने में सहयोग मिले। धन्यवाद।